बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद इस्माइल। आज हम पढ़ेंगे बाइनरी सोलर सॉल्यूशन के बारे में। ये बाइनरी सोलर सॉल्यूशन एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, तो थोड़ी तवज्जो रखिएगा, इंशाल्लाह आप क्लियर हो जाएगा। तो इसमें हम पढ़ेंगे बाइनरी सोलर सॉल्यूशन में सोलर सॉल्यूशन क्या होता है और बाइनरी सोलर सॉल्यूशन क्या है, इसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे। उसके बाद हमें इसमें सीरीज़ होती हैं, जैसे कार्बोनेट सीरीज़ पढ़ेंगे, ओलेवन सीरीज़ और प्लेजो स्केल फेल्डस्पार सीरीज़ पढ़ते हैं। इसकी हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे और इसके साथ साथ हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉलिड सॉल्यूशंस कि सॉलिड सॉल्यूशंस की कितनी कितनी टाइप्स होती हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे हम पहले देखते हैं कि सॉलिड सॉल्यूशन क्या होता है। सॉलिड सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें एक हमारे पास एक लार्ज क्वांटिटी में कोई सॉलिड होता है, उसके अंदर एक स्मॉल क्वांटिटी में कोई भी, जिसको हम सॉल्यूट कह लेंगे, वो डिज़ोल्व हुआ होता है और ये यूनिफॉर्मली उसके अंदर डिज़ोल्व होता है, तो उसको हम सॉलिड सॉल्यूशन कहते हैं। ये एक सॉलिड फॉर्म में होगा, ना कि लिक्विड में। लिक्विड में नहीं होता बल्कि एक सॉलिड स्टेट में होता है। ये एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है एक सॉल्वेंट का और सॉल्यूट का। सॉल्वेंट में इसमें एक बेस मेटल होती है और जो सॉल्यूट होता है वो भी एक जो एटम्स होते हैं जो इसके अंदर हम क्या कहते हैं, डिज़ोल्व हुए होते हैं। तो इसकी डिफाइन पढ़ते हैं। अ सॉलिड मिक्सचर कंटेनिंग अ माइनर कंपोनेंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद इन द क्रिस्टल लेटिस है, यानी क्रिस्टल लेटिस के अंदर एक यूनिफॉर्मली जो माइनर कंपोनेंट है वो डिजोल्व हुआ होता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, सॉलिड सॉल्यूशन कहते हैं। आगे आते हैं हमारे पास बाइनरी सॉलिड सॉल्यूशन कि बाइनरी सॉलिड सॉल्यूशन क्या होता है। बाइनरी सॉलिड सॉल्यूशन में हमारे पास दो तरह के एटम्स होंगे जो कि आपस में मिक्स हुए होते हैं और उन्होंने एक होमोजीनियस मिक्सचर बनाया हुआ होता है और ये एक सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम इसे सॉलिड को हम बाइनरी सॉलिड सॉल्यूशन कहते हैं। तो इसकी डिफाइन पढ़ लेते हैं। अ सॉल्यूशन ऑफ ए एंड बी एटम्स इन देयर प्योर स्टेट एंड दे कैन बी मिक्सड इन एनी प्रोपोर्शंस टू फॉर्म अ सॉलिड सॉल्यूशन। यानी कि ये क्या है, हमारे पास दो तरह के ए और बी, दो तरह के एटम्स हैं जिनकी क्रिस्टल लेटिस सेम है, यानी कि वो एक दूसरे से काफ़ी हद तक मैच करते हैं। तो आपस में क्या उनकी उनकी जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, यानी कि जैसे उनकी क्रिस्टल लेटिस होती है उनकी अलग-अलग, वैसे जब वो आपस में मिलते हैं तो नई जो लेटिस बनाते हैं ना, वो भी उनकी पहले वाली लेटिस से मैच करती है। तो ऐसा सॉलिड बनता है, ऐसे सॉलिड को हम बाइनरी सॉलिड सॉल्यूशन कहते हैं। इसके जब एग्जांपल देखते हैं तब कॉपर और निकल का सॉलिड सॉल्यूशन जब बनता है, हम देख सकते हैं कॉपर और निकल इनका तकरीबन मैसेज आपस में सेम होते हैं, साइज सेम होता है इनका, मैस नहीं साइज, इनका साइजेस आपस में सेम होते हैं और स्ट्रक्चर भी सेम होती है। तो जब निकल और कॉपर अलग-अलग होंगे या फिर जब कॉपर और निकल का इनको मिला देंगे तो इनसे जो सोल्यूशन बनेगा वो सॉलिड सोल्यूशन होगा और वो इंटायरली होमोजीनियस होगा। तो ऐसे सोल्यूशन को हम बाइनरी सॉलिड सोल्यूशन कहेंगे। ये कॉपर और निकल के बीच में होगा और इसके बाद बहुत सारे मेटल अलाइज जैसे होते हैं, कॉपर अलाइज होते हैं या आयरन अलाइज होते हैं, ये भी बाइनरी सॉलिड सोल्यूशन बनाते हैं जो कि जिनकी स्ट्रक्चर के अंदर कंपोजिशन बिल्कुल सेम होती है। जैसे कि सोल्यूशन के अंदर हम लिक्विड सोल्यूशन देखते हैं, जैसे लिक्विड सोल्यूशन के अंदर सॉल्यूट इंटायरली डिजोल्व हुआ होता है, वैसे ही किसी भी सॉलिड के अंदर जो माइनर क्वांटिटी में हमारे पास सॉल्यूट होगा वो मुकम्मल तौर पर उसके अंदर उसकी इंटायर लेटिस में डिस्ट्रीब्यूट हुआ होता है। तो इसकी थोड़ी सी हम आइए एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं। जैसे बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं जो आपस में मैच करते हैं, जैसे कि मैंने बोला कॉपर और निकल आपस में मैच करते हैं, तो इनकी क्रिस्टल लेटिस सेम होती है, इनकी ऑलमोस्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम होती हैं और ये आपस में फ्रीली एक दूसरे को रिप्लेस कर देते हैं, एक दूसरे की जगह पे सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं। तो ये सोल्यूशन बनाते हैं जैसे मेटल एलाइज होते हैं। तो ऐसे सोल्यूशन को हम क्या कहते हैं, बाइनरी सॉलिड सोल्यूशन कहते हैं। और इसके अगर हम जियोलॉजी में एग्जांपल्स देखते हैं, अगर नेचुरली कौन कौन से एग्जिस्ट करते हैं, तो इसकी आगे इसकी कुछ कार्बोनेट्स होते हैं जैसे नेचुरल कार्बोनेट्स, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, तो ये सॉलिड्स होते हैं और इनकी कंपोजिशन ओवरऑल सेम होती है। इसके अलावा हमारे पास आ जाता है प्लेजो फेल्डस्पार सीरीज़, प्लेजो क्लास फेल्डस्पार की सीरीज़ होते हैं, ओलेवन सीरीज़ है और मैनी कार्बोनेट्स है। आगे अब मैं बताता चलूँ कि ये भी माइंड में रखना चाहिए, बिल्कुल अपने माइंड में रखें कि जो सॉलिड सॉल्यूशंस होते हैं ना, इसका मतलब ये नहीं है कि वो लिक्विड फॉर्म में है। सॉल्यूशन से ये माइंड मीनिंग नहीं ले लेना कि वो लिक्विड में है, बल्कि वो सॉलिड स्टेट में है। और जिन मटेरियल से बनते हैं ये, वो भी क्या होते हैं, सॉलिड स्टेट में होते हैं, लिक्विड स्टेट में से नहीं बनते, बल्कि सॉलिड से ही एक नया सॉलिड बनता है। तो
ये माइंड में रखना है आपने। आगे ये जैसे लिखा हो, इट शुड बी नोटेड दैट मटेरियल्स कंबाइन टू फॉर्म सॉलिड सोल्यूशन, इट डज नॉट मीन दैट दे फॉर्म फ्रॉम लिक्विड। यानी कि मटेरियल जो होते हैं वो सॉलिड सोल्यूशन बनाते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो लिक्विड से बने हैं। आगे हम इसके देखते हैं, जैसे बाइनरी सॉलिड सोल्यूशन में मुख्तलिफ सीरीज होती हैं जो नेचुरली एग्जिस्ट करती है, जैसे कार्बोनेट सीरीज़ है, ओलेवाइन सीरीज़ आ जाती है, और एक प्लेजो स्केल फेल्डस्पर सीरीज़ है। तो हम सबसे पहले कार्बोनेट सीरीज़ को देख लेते हैं। कार्बोनेट सीरीज़ क्या है? कार्बोनेट्स आर गुड एग्जांपल ऑफ सॉलिड सोल्यूशन। ये सॉलिड सोल्यूशन की एक बहुत उम्दा मिसालें हैं। और यूजुअली जो हमारे पास एटम्स होते हैं ना, कैल्शियम से जिंक के दरमियान जो एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि मैग्नीज, निकल, कोबाल्ट, आयरन वगैरह, उन वो ये वाले एटम्स कार्बोनेट के साथ मिलते हैं और ये सॉलिड सोल्यूशन बना देते हैं, जिनकी कंपोजिशन ओवरऑल लेटेस्ट के अंदर सेम होती है। उसके जो मेजरली तौर पर हमारे पास ऐसे सॉलिड्स बनते हैं, उसमें कैल्साइट आ जाता है यानी कैल्शियम कार्बोनेट, फिर मैग्नीसाइट होता है मैग्नीशियम कार्बोनेट, सिडराइट होता है आयरन कार्बोनेट, और ऐसे अगर मैग्नीज कार्बोनेट आ रहा है। ये हमारे पास क्या है, ये सॉलिड सॉल्यूशंस की एग्जांपल्स हैं। और ये एक सीरीज बनाते हैं, कैल्शियम से लेकर जो जिंक तक होते हैं, उसमें कैल्शियम भी इंक्लूड होता है और जिंक भी इंक्लूड होता है। और वो वाले एटम्स जो कैल्शियम और जिंक के दरमियान में एग्जिस्ट करते हैं, वो भी कार्बोनेट्स के साथ मिलते हैं और कार्बोनेट उनके रिस्पेक्टिव कार्बोनेट बना देते हैं, जो कि सॉलिड फॉर्म में होते हैं। आगे आ जाता है हमारे पास जो कैल्शियम कार्बोनेट है। कैल्शियम के बाद जो उसके साथ साथ एटम्स आते हैं, यानी कैल्शियम के बाद मैग्नीशियम आता है, स्कैंडियम या टाइटेनियम वगैरह आते हैं, तो वो कैल्शियम को रिप्लेस करके वो भी कार्बोनेट के साथ मिल जाते हैं, और उसके जो कंपोजिशन होती है वो ओवरऑल द स्ट्रक्चर सेम होती है। तो ये एक सॉलिड सोल्यूशन बना देते हैं। जैसे जो कैल्शियम के करीब वाले एटम्स हैं, कैल्शियम के करीब कौन सा हो सकता है? मैग्नीशियम हो सकता है। मैग्नीशियम के बाद हमारे पास स्कैंडियम है, टाइटेनियम है, और जैसे मैग्नीज है, ये कैल्शियम के करीब हैं, तो ये वाले कैल्शियम को रिप्लेस कर देते हैं। और जो इसका सीरीज का जो लास्ट पे आता है जिंक कार्बोनेट, तो जो एटम्स जिंक के करीब होते हैं, जैसे जिंक के करीब निकल होता है, कोबाल्ट होता है और कॉपर होता है, वो जिंक को क्या करते हैं? रिप्लेस कर देते हैं और एक सॉलिड सोल्यूशन बना देते हैं। आगे हम पढ़ते हैं ओलेवन सीरीज़। इससे पहले आपको बता दूं कि ये जो हमने ऊपर पढ़ा कार्बोनेट सीरीज़, ये काफ़ी टफ सा लग रहा है, लेकिन इसकी मैं आगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करूंगा तो आपको बिल्कुल आसानी से समझ आ जाएगा। तो आप वीडियो से जुड़े रहिए अब, और इसको थोड़ी सी तवज्जो से देखें, इंशाल्लाह सारा समझ में आ जाएगा। आगे हम पढ़ते हैं ओलेवाइन सीरीज़ के। ओलेवाइन सीरीज़ के होते हैं, ओलेवन मिनरल्स जो होते हैं वो मैग्नीशियम और आयरन के सिलिकेट्स जो होते हैं, इन मैग्नीशियम और आयरन के जो सिलिकेट्स हैं, इनको हम ओलेवाइन सीरीज़ कहते हैं। ये मिनरल ओलेवाइन इज अ मैग्नीशियम आयरन सिलिकेट, यानी कि ये हमारे पास ये मैग्नीशियम और आयरन के जो सिलिकेट्स होते हैं, इनको हम ओलेवाइंस कहते हैं। इट इज़ द प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ अर्थ क्रस्ट। जो ओलेवाइन होता है ये हमारे अर्थ क्रस्ट का जो एक प्राइमरी एलिमेंट है, और ये मेजरली तौर पर एग्जिस्ट करता है हमारे ज़मीन के क्रस्ट में। अलॉन्ग विद मैग्नीशियम आयरन सिलिकेट्स, ओलेवन सीरीज आल्सो इंक्लूड द सिलिकेट्स ऑफ एटम्स एग्जिस्टिंग बिटवीन द टू एंड मेंबर्स। यानी कि जो हमारे पास ओलेवन सीरीज है ना, इसमें हमारे पास क्या होते हैं? मैग्नीशियम सिलिकेट्स होते हैं, और ये स्टार्टिंग मटेरियल होता है, और इसके बाद हमारे पास आयरन के सिलिकेट्स होते हैं, आयरन सिलिकेट्स, ये हमारे पास लास्ट मेंबर है। ये मैग्नीशियम और आयरन के सिलिकेट्स होते हैं, और जो मैग्नीशियम और आयरन के दरमियान जो हमारे पास एटम्स होते हैं, उनके भी सिलिकेट्स में उसमें भी होते हैं, लेकिन उनकी जो कंसंट्रेशन है ना, वो बहुत कम है। जैसे कि मैग्नीशियम और हमारे पास आयरन के जो दरमियान में एटम्स है, जैसे हमारे पास स्कैंडियम होता है, टाइटेनियम, क्रोमियम या मैग्नीज होता है, इनके भी सिलिकेट्स नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन इनकी बहुत कंसंट्रेशन कम है। तो इसलिए जब हम ओलेवन सीरीज़ की बात करते हैं, तो इसमें हम ज़्यादातर मैग्नीशियम सिलिकेट्स की बात करते हैं और आयरन सिलिकेट्स की बात करते हैं। तो जो हमारा मैग्नीशियम सिलिकेट होता है, इसको हम बोलते हैं फास्टराइट, और जो आयरन सिलिकेट होता है, इसका आगे नाम आता है जिसको हम बोलते हैं फायलाइट। तो इनके आगे पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। जैसे हाउएवर दे आर नॉट मच अबंडेंट, यानी कि जो एटम्स मैग्नीशियम और आयरन के दरमियान एटम्स हैं, उनके सिलिकेट्स बहुत कम होते हैं।
फ्रस्ट्राइट फाइलाइट सीरीज कंबाइन टू फॉर्म अ कंप्लीट सॉलिड सोल्यूशन। ये जो फ्रस्ट्राइट और फाइलाइट सीरीज है ये आपस में कंबाइन करते हैं, यानी जैसे हमारे पास फ्रस्ट्राइट के कंपाउंड्स होंगे FeSi4, ये हमारे पास फाइलाइट है, और Mg मैग्नीशियम सिलिकेट, इसके जो क्रिस्टल्स होते हैं इसको हम बोलते हैं फर्स्ट्राइट। तो ये भी दोनों सॉलिड होते हैं, सॉलिड, ये भी सॉलिड होता है। तो ये आपस में इनका दोनों को मिलाते हैं, तो इनको मिलाने के बाद इनको हीट किया जाता है। हीट करने के बाद ये एक मेल्ट जब हो जाते हैं तो उसके बाद जब इनको हम कूल करते हैं तो ये सोल्यूशन बनाते हैं। वो ऐसे जो सोल्यूशन होते हैं उनकी जब कंपोजिशन चेंज करते हैं, जब चेक करते हैं तो उनकी कंपोजिशन ओवरऑल द स्ट्रक्चर वो सेम होती है, तो इसलिए इसको हम सॉलिड सोल्यूशन कहते हैं। अच्छा, फ्रस्ट्राइट फाइलाइट सीरीज कंबाइन टू फॉर्म अ कंप्लीट सॉलिड सोल्यूशन विद वेरिंग कंसंट्रेशन, लेकिन उनकी कंसंट्रेशन क्या चेंज होती जाती है। ये कंसंट्रेशन चेंज कैसे होती है ये भी हम आगे देख लेते हैं। इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग प्योर फाइलाइट एंड फ्रस्ट्राइट एंड सोलिडिफाइंग देम, यानी कि हम इसको कैसे गेन करते हैं, तो हम हीट करते हैं फाइलाइट को और फ्रस्ट्राइट को और फिर इसको सॉलिडिफाई करते हैं, तो हमारे पास ये कंसंट्रेशन जो हमें कंपाउंड मिलते हैं वो सॉलिड सॉल्यूशन होते हैं, यानी कि दोनों आपस में मिक्स हो चुके होते हैं और एक सॉल्यूशन बना चुके होते हैं। आगे जो हमारे पास फ्रस्ट्राइट होता है इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ये काफ़ी ज़्यादा होता है और फाइलाइट का इसके कंपैरिजन में काफ़ी कम होता है। तो मैग्नीशियम सिलिकेट यानी कि फ्रस्ट्राइट का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ज़्यादा है, तो उसकी क्या रीज़न है वो भी देख लेते हैं। वो कुछ ये है कि जो हमारे पास मैग्नीशियम होता है इसका आयनिक रेडाई होता है ये बहुत कम होता है, जबकि आयरन के मुकाबले में आयरन का आयनिक रेडाई ज़्यादा होता है और मैग्नीशियम का कम होता है। तो आयरन जैसे उसका आयनिक रेडियस कम होगा तो उसकी जो सलाहियत है ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाने की वो उतनी स्ट्रॉन्ग होगी, तो इसलिए मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के जो आपस में बॉन्ड्स बनते हैं वो आयरन के और जो ऑक्सीजन के आपस में बॉन्ड्स बनते हैं उनके कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग होते हैं। इस वजह से जो फर्स्ट्राइट बन जाता है तो इसका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी बढ़ जाता है, और आयरन चूँकि इसका ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड वीक होता है तो इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। Magnesium has a smaller ionic radius than that of iron, so magnesium and oxygen are attracted more strongly than iron and oxygen. So frostite has higher melting point than firelight as shown in figure. जैसे ये दिखाया गया इधर हमारे पास frostite है तो इसका हमारे पास जो melting point आ रहा है ना वो 1890 आ रहा है, और firelight है इसका melting point हमारे पास just 1200 आ रहा है। तो ये डिफरेंस दे सकते हैं हमारे पास कितना ऑलमोस्ट 690 सेल्सियस का इनके दोनों के दरमियान डिफरेंस है। तो क्या करते हैं जब हम इन दोनों को मिलाते फायलाइट को और फर्स्ट्राइट को दोनों को एक साथ जब हम हीट करते हैं तो ये मेल्ट हो जाते हैं। तो हमारे पास फायलाइट तो पहले मेल्ट हो जाएगा, फिर उसके बाद फर्स्ट्राइट मेल्ट होना शुरू करता है, और जब हमारा टेम्परेचर पहुंच जाता है 1890 पे तो वहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट्राइट था वो भी सारे का सारा मेल्ट हो जाता है और ये दोनों आपस में मिल जाते हैं, एक सॉलिड सोल्यूशन, एक ही सोल्यूशन मेल्ट सोल्यूशन बन जाता है, आपस में मेल्ट हुए होते हैं और एक सोल्यूशन बना देते हैं। व्हेन वी कूल, और जब इसको हम कूल करते हैं आफ्टर मेल्टिंग द फर्स्ट्राइट एंड फायलाइट टुगेदर इट इवेंचुअली बिगन्स टू सॉलिडिफाई, तो ये सॉलिडिफाई होना शुरू हो जाता है। जब इसको हमने हीट किया सारे का सारा मेल्ट हो गया, उसके बाद जब कूल करते हैं तो फिर ये सॉलिडिफाई होना शुरू हो जाता है। तो रिजल्टिंग सॉलिड वुड नॉट बी फर्स्ट्राइट प्योर, तो उसके बाद चूंकि हमारे पास फर्स्ट्राइट है उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, तो जब इसको हम कूल कर रहे हैं तो इस लिहाज से फर्स्ट्राइट को पहले कूल होना चाहिए और फायलाइट जो कि जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है वो बाद में कूल सॉलिडिफाई होना चाहिए। लेकिन जब हम कंपोजिशन देखते हैं ना तो जो हमारे पास क्रिस्टल्स बनते हैं सॉलिडिफाई होते हैं उसमें फर्स्ट्राइट की जो कंसंट्रेशन है वो स्टार्ट में काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन वो प्योर फर्स्ट्राइट नहीं होता, उसके अंदर कुछ माइन्यूट सी क्वांटिटी फायलाइट की भी होती है और ये आपस में कंबाइन करते हैं और एक सोल्यूशन सॉलिड सोल्यूशन बना देते हैं। अच्छा, द रिजल्टिंग सॉलिड वुड नॉट बी फर्स्ट्राइट प्योर बट सिंस द फर्स्ट्राइट हैज़ हायर मेल्टिंग पॉइंट वी वुड एक्सपेक्ट द सॉलिड टू बी रिचर इन फर्स्ट्राइट देन द मेल्ट, यानी कि जो हमारे फर्स्ट्राइट का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है
तो पहले जो सॉलिडिफाई हो गया है उसमें जिसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है उसकी कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी, यानी कि जो पहले क्रिस्टल बन रहा है उसमें जो फर्स्ट राइट है और जो बाकी मेल्ट बचा हुआ है उसकी निस्बत जो पहले सॉलिडिफाई हो गया उसकी कंसनट्रेशन फर्स्ट राइट की ज़्यादा होगी। और ये आगे जैसे जैसे मज़ीद सॉलिडिफाई करेंगे हम तो उस हमारे पास फर्स्ट राइट सॉलिडिफाई होता जाएगा और उसके साथ साथ फाइलाइट की कंसनट्रेशन रिलेटिवली बढ़ती जाएगी। और एक टाइम ऐसा आएगा कि जब हमारे पास जो फर्स्ट राइट था वो ऑलमोस्ट उसकी कंसनट्रेशन 50% से कम हो जाएगी। फिर उसके बाद फाइलाइट की, चूँकि पहले फर्स्ट राइट तो सॉलिडिफाई हो रहा है, इसकी कंसनट्रेशन कम हो रही है और मेल्ट में फर्स्ट राइट की कंसनट्रेशन जैसे जैसे कम होती है तो फाइलाइट की कंसनट्रेशन बढ़ रही है। तो जो 50% के बाद हमारे पास आगे जो रिज़ल्ट आएगा उसके बाद उसमें जो सॉलिड होगा उसमें फाइलाइट की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी। और यूँ जब हम इधर चलता जाएगा सिस्टम और जैसे हम यहाँ एंड पे पहुँचते हैं तो यहाँ पर हमें जो लास्ट पे सबसे लास्ट पे मिलेगा सॉलिड, उसमें फाइलाइट बहुत ज़्यादा कंसनट्रेशन में होगा और फर्स्ट राइट जो कि पहले काफ़ी हद तक सॉलिडिफाई हो चुका है उसकी कंसनट्रेशन बहुत कम रह जाएगी। तो ओवरऑल जब हम इनको अलग-अलग इन फेजेस को देखेंगे तो उनमें जो क्रिस्टल्स बने हैं उसमें फाइलाइट की जो कंसनट्रेशन है और जो कंसनट्रेशन है हमारे पास फर्स्ट राइट की ओवरऑल वो सेम है। यानी कि अगर हम एक जगह से ले लें कि कोई भी इसका पीस और कहीं और से ले लें तो उनमें जो कंसनट्रेशन होगी फर्स्ट राइट के अंदर फाइलाइट की, या अगर यहाँ पे हमारे पास फाइलाइट मेजोरिटी में होगा तो इसमें जो कंसनट्रेशन फर्स्ट राइट की होगी वो ओवरऑल फेज में तो सेम होगी, लेकिन हम जब लेफ्ट साइड पे देखेंगे तो फाइलाइट की कंसनट्रेशन बढ़ जाती है और फर्स्ट राइट में मैग्नीशियम सिलिकेट की कंसनट्रेशन बढ़ जाती है। लेकिन जब अलग अलग देखते हैं एक फेज़ को लेते हैं तो उसमें दोनों की कंसनट्रेशन जो होती है वो इंटायरली ओवरऑल फेज़ के अंदर उसकी जो कंसनट्रेशन होती है वो सेम होती है। यहाँ से द रिमूवल ऑफ फर्स्ट राइट रिच सॉलिड The removal of first right rich solid will cause the melt to be richer in phyllite. So we expect the composition to shift down as it cools and towards phyllite. We expect the resulting solid has become richer in phyllite as well. यानी कि जैसे जैसे ये सॉलिड हमारे पास ये सोल्यूशन था, जैसे जैसे सॉलिडिफिकेशन हो रही है तो मेल्ट की कंसनट्रेशन कम हो रही है। तो पहले मेल्ट का लेवल यहाँ पे था तो मेल्ट का लेवल ऐसा ऐसा डिक्रीज़ हो रहा है और जो सॉलिड ओवरऑल उसकी कंसनट्रेशन बढ़ रही है और जो सॉलिड है उसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता जो फर्स्ट राइट की कंसनट्रेशन है वो जब हम राइट से लेफ्ट की जानब जा रहे हैं तो वो डिक्रीज़ होती जा रही है और फाइलाइट की बढ़ती जा रही है। और जब हम एंड पे पहुंचते हैं तो फाइलाइट की कंसनट्रेशन इसमें बहुत ज़्यादा हो जाती है और फर्स्ट राइट की बहुत कम रह जाती है। अगर मैंने एक ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया कि ये सेम हमारे पास ये इधर फाइलाइट है और फर्स्ट राइट है। जब इनके कंबाइंड मिक्सचर को हम हीट करते हैं 1890 पे तो सारे का सारा मेल्ट हो जाता है और उस मेल्ट का जब हम टेम्परेचर कम करते हैं उसको कूल करते हैं तो उसमें कोई सॉलिडिफिकेशन नहीं होती, ऐसा सब उसको कूल करते जाते हैं और जब उसका टेम्परेचर 1400 पे पहुंचता है, जब उसका टेम्परेचर 1400 आ जाता है तो वहाँ पे मेल्ट के अंदर और सॉलिड क्रिस्टल के अंदर एक इक्विलिब्रियम डेवलप हो जाता है। यानी कि कुछ सॉलिड मार रहे होते हैं और कुछ वो सॉलिड मेल्ट में कन्वर्ट हो रहते हैं, वहाँ पे एक इक्विलिब्रियम होता है। तो वहाँ पे ये देखें वो क्या क्या है, यहाँ पे फर्स्ट सॉलिड है और यहाँ पे सॉलिड स्टेट है और यहाँ पे हमारे पास मेल्ट स्टेट है। तो जैसे इसका टेम्परेचर कम करेंगे तो जो सॉलिड इनिशियली सॉलिड बना ना उसमें फर्स्ट राइट की कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी क्योंकि फर्स्ट राइट पहले हमारे पास सॉलिडिफाइड होगा क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है। तो इसकी जो कंपोजिशन स्टार्ट में जो क्रिस्टल्स बन रहे हैं उनकी जो हमारे पास लेटेस्ट स्ट्रक्चर होगी उसकी कंपोजिशन फर्स्ट राइट से ज़्यादा मैच करती है। और जैसे जैसे टाइम पास होगा तो सॉलिड मज़ीद बनेंगे तो टाइम गुजरने के साथ साथ जो सॉलिड की कंसनट्रेशन है वो फाइलाइट की जानब अपना रुझान बना लेगी। तो स्टार्ट में क्या होगा, फर्स्ट राइट ज़्यादा होगा फाइलाइट कम होगा और टाइम के पास होते होते उसमें फाइलाइट बढ़ता जाएगा और फर्स्ट राइट कम होता जाएगा। तो ये उसको कुछ यूँ क्या शो किया गया है। यहाँ देख लेते हैं व्हेन सॉलिडिफिकेशन बिगन्स, जब सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट होती है एट द स्टार्ट द कंपोजिशन ऑफ सॉलिड लार्जली मैचेस टू द कंपोजिशन ऑफ मैग्नीशियम सिलिकेट फर्स्ट राइट।
तो स्टार्ट में जो सॉलिड्स बन रहे हैं उनकी कंपोजिशन मैग्नीशियम सिलिकेट से मैच करती है, यानी कि जो वो लार्जली कंसिस्ट ऑफ मैग्नीशियम सिलिकेट पे, और उसमें माइनर क्वांटिटी होती है फाइलाइट की। और जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है तो उस टाइम गुजरने के साथ साथ वो फाइलाइट उसमें बढ़ता जाता है और फर्स्टाइट उसमें कम होता जाता है। तो ये कुछ दोबारा से एक नए ग्राफ में शो किया गया कि हमारे पास यहाँ पे इनिशियल सॉलिड होता है, यानी कि जो सबसे पहले सॉलिड बना, तो इसकी कंपोजिशन इधर ये फर्स्टाइट के करीब है, यानी कि वो फर्स्टाइट से मैच करता है। और इनिशियली मेल्ट जो सबसे पहले मेल्ट हुआ उसकी कंपोजिशन दोनों के सेंटर में शो किया गया ना, यानी कि उसमें 50% हमारे पास फर्स्टाइट है, 50% फाइलाइट है। और जैसे जैसे टाइम गुजरता है तो पहले जो फर्स्टाइट सॉलिड्स बन रहे थे वो फर्स्टाइट से ज़्यादा मैच करते थे, और टाइम जैसे जैसे गुजरता गया वो फाइलाइट की जाने आते गए। और पहले जो हमारे पास यहाँ पे इनिशियल मेल्ट है वो दोनों का इक्वल मिक्सचर था, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता है मज़ीद हम कूलिंग करते हैं तो उसकी भी कंसनट्रेशन फाइलाइट की जानिब चलती जाती है। इवेंचुअली व्हेन द सॉलिडिफिकेशन इज अबाउट इट्स कंप्लीशन, जब सॉलिडिफिकेशन मुकम्मल होने के पास आ जाती है, यहाँ पे आ जाती है, देन द मेल्ट बिकम्स रिचर इन फाइलाइट। तो जब सॉलिडिफिकेशन अबाउट टू एंड होती है तो वहाँ पे फाइलाइट की कंसनट्रेशन बढ़ जाती है। and resulting structure consists of phyllite largely, and a very small quantity of furstite is present in this solid at the beginning। बिगिनिंग में यहाँ एंड आएगा, यानी कि जब एंड आता है तो एंड पे फर्स्टाइट की जो वैल्यू होती है हमारे पास वो फर्स्टाइट पे एंड जो फर्स्टाइट की वैल्यू है एंड पे बहुत कम रह जाती है, और जो सोल्यूशन हमारे पास सॉलिड आता है वो मेजरली फाइलाइट पे कंसिस्ट होता है। अगर अ कंप्लीट सॉलिड सोल्यूशन डायग्राम लुक्स लाइक दिस, यानी कि जब कंप्लीट सॉलिड सोल्यूशन बनाते हैं तो उसकी जो हमारे पास डायग्राम आती है ना वो कुछ यूँ होती है कि जैसे हमारे पास यहाँ पे सॉलिड शो किया गया है, इस यहाँ पे हमारे पास टेम्परेचर कम है, तो कम टेम्परेचर पे हमारे पास जो सारे का सारा ही मटेरियल है वो सॉलिड फॉर्म में है। फिर जब हम उसको हीट करते हैं तो वो कुछ सॉलिड उसमें सॉलिड करेक्टर आ जाता है और कुछ लिक्विड करेक्टर आ जाता है, और जब उसको मज़ीद हम हीट करते हैं तो वो सारे का सारा लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। लिक्विड में कन्वर्ट होने के बाद जब उसका हम टेम्परेचर वापस कम करना शुरू करते हैं तो फिर सॉलिड प्लस लिक्विड यानी कि एक इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर में फेज में आता है, और इंटरमीडिएट से फिर वो सॉलिड में आ जाता है। तो यहाँ पे जब हम इस देखते हैं ये एरिया हमारे पास जो फील्ड है इसकी अपर लाइन है, यानी कि जैसे ही ये सॉलिड प्लस लिक्विड वाली लाइन को, यानी कि इस वाले टेम्परेचर से थोड़ा सा टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो वो हमारे जो पास जो मिक्सचर है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो जहाँ से कोई भी ये फेज़ ये इंटरमीडिएट फेज़ लिक्विड में कन्वर्ट होती है तो इसको लिक्विडस कहते हैं। और इससे नीचे जब हम देखते हैं कि ये सॉलिड प्लस लिक्विड है, जब थोड़ा सा और टेम्परेचर कम करते हैं तो ये सॉलिड प्लस लिक्विड वाली फेज सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है, तो इसको हम सॉलिडस कहते हैं। ए कंप्लीट सॉलिड सॉल्यूशन डायग्राम लुक लाइक अबव व्हेन द सिस्टम प्लॉट्स अबव द अपर कर्व, यानी कि अपर कर्व से अबव लाई करता है, इट इज़ ऑल लिक्विड, तो ये सारे का सारा लिक्विड होता है। व्हेन इट प्लॉट्स अंडर द बिलो कर्व, और जब ये नीचे वाली कर्व से नीचे एग्जिस्ट करता है तो ये सारा हमारे पास सॉलिड होता है। द स्टेट ऑफ सिस्टम बिटवीन द कर्व्स, और जो बिटवीन द कर्व्स हमारे पास स्टेट है ये मिक्सचर होती है टू फेजेस का, सॉलिड का और लिक्विड का। आगे जो हमारे पास ये डेफिनेशन है लिक्विड इसकी होता है द अपर बाउंड ऑफ लिक्विड प्लस सॉलिड फील्ड, यानी कि जो सॉलिड प्लस लिक्विड फील्ड का जो अपर बाउंड है इसको हम बोलते हैं लिक्विडस, और जो लोअर बाउंड है इसको हम बोलते हैं सॉलिडस। आगे जो हमें कर्व्स होती हैं इनका बुनियादी रोल क्या होता है, अगर हमें इन कर्व्स का पता चल जाए या इनके डायरेक्टिक पॉइंट, यानी कि एक सॉलिड लिक्विड में या एक लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, अगर हमें उस पॉइंट का जब हम पता चल जाता है तो हमें ओवरऑल सिस्टम को हम गैस कर सकते हैं। उस कैसे ये भी आगे देख लें कि इन अ सिंपल बाइनरी स्टैटिक, जो नॉर्मल हमारा बाइनरी स्टैटिक होता है, इफ़ यू नो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एंड मेंबर्स, जो हमारे पास एंड मेंबर्स हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट का अगर हम पता हो देन यू कैन लार्जली प्रिडिक्ट द सिस्टम सिंपली बाय अप्लाइंग लीवर रूल। तो इसको हम लीवर रूल अप्लाई करते हैं और वहाँ से हम सिस्टम को क्या कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं।
तो स्टूडेंट्स आज ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है, तो आज इतना ही काफ़ी है। जो आगे हमारे पास नेक्स्ट प्लेजियोस्केल फेल्डस्पर सीरीज़ है, और उसके साथ साथ हमारे पास आते हैं जो सॉलिड सॉल्यूशन की टाइप्स होते हैं, जिसमें हमारे पास सब्स्टिट्यूशन सॉलिड्स और आगे मज़ीद कुछ है। ये इंशाल्लाह मैं आपको आगे वाली वीडियो में सेंड कर दूंगा। तो तब तक अपना ख्याल रखिए, इस वीडियो को दोबारा से गौर से देखें, और अगर कोई पॉइंट नहीं क्लियर होता तो आप मेरे से रब्ता कर लें। इंशाल्लाह मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा आपको मुकम्मल तरह से समझा सकूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग माय वीडियो।